एपिसोड 1। जंजीरों की कैद। जंजीरों की कैद। अब आगे। प्लीज मिस्टर सिन्हा छोड़ दीजिए मुझे। यह से जाने दीजिए, मैंने कहा ना, मैं आपसे प्यार नहीं करती। किसी से जोर जबरदस्ती से आप प्यार नहीं करवा सकते। तभी उसके पैरों पे जोर से दर्द होता है। उस लड़की जिसका नाम जिया था, जो कि एक बिजनेस विमेन और एक बहुत टैलेंट्स लेडी थी, जिसकी उम्र 22 साल थी, जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। इस समय उसकी हालत एक कैदी की तरह थी। काफी कम उम्र में शोहरत और खूबसूरती ने बहुत से लोगों को उसका दीवाना बना दिया था। उसे अपने कैरियर को और आगे ले जाना था, लेकिन एक दिन बेहद क्रूर, निर्दयी और साइको कहे जाने वाले एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन की नज़र जब जिया पे पड़ी थी, तो वो उसे पाने के लिए जिया के पीछे पड़ गया, लेकिन जिया के बार बार इनकार ने उसका ईगो हर्ट कर दिया। एक दिन ऑफिस से घर जाने के रास्ते में उसके बॉडीगार्ड ने जिया के बॉडीगार्ड को मार डाला और जिया को बेहोश करके राहुल सिंघा के विल में कैद कर दिया। राहुल जिया को पाने के लिए इतना साइको हो गया था कि वो रोज उसे चाबुक या बेल्ट से मरता, फिर उसे बेहद प्यार से खाना खिलाता, फिर उसे दवाई लगा के बहुत प्यार से उसे सुला देता। जिया के शरीर पे बस नाम मात्र के कपड़े थे। उसके हाथ पैर को उसने सोने के जंजीरों से बांध रखा था। महीने बीत चुके थे, उसने सूरज नहीं देखा। बेचारी बहुत बेबस थी। राहुल ने बोला, बेबी, आज मैं तुम्हें पूरी तरह अपना बना लूंगा। मैंने वैसे भी तुम्हें बहुत समय दे दिया। तुम तो मेरी ही हो, तो आज मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना बना लूंगा। आज मैं तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट ले आऊंगा, ओके? बोल के उसने जिया के माथे पे चूम लिया। इसके हर अंदाज में पागलपन झलक रहा था, जिससे जिया को बहुत डर लग रहा था। एक दिन उसके रूम में पहली बार राहुल के अलावा कोई आया था। वो राहुल की सेक्रेटरी थी। आज वापस जाते समय राहुल ने दरवाजा लॉक नहीं किया था। वैसे भी उसके विला में इसके अलावा कोई नहीं आ सकता, लेकिन राहुल के हर एक काम की खबर उसके सेक्रेटरी को रहती थी। वो राहुल को बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब से राहुल ने जिया को अपने पास रखा था, उसे जिया पे बहुत गुस्सा आ रहा था। हालांकि वो जानती थी कि राहुल जिया के साथ क्या क्या करता था, लेकिन उससे भी उसे बहुत जलन होती थी। वो बस एक मौके के तलाश में थी और किस्मत से उसे आज ये मौका मिल गया था, इसीलिए आज वो उससे मिलने चली आई। वो आके जिया के सामने खड़ी हो गई और सोचने लगी, मानना पड़ेगा, इतनी बुरी हालत में भी ये इतनी खूबसूरत लग रही हैं। उसने गुस्से से झकझोर के जिया को उठाया। दर्द से जिया की चीख निकल गई। उस सेक्रेटरी ने बोला, चू 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 बेचारी, कहाँ तुम आजाद परिंदा थी, कहाँ तुम यह कैदी की तरह बंद हो। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि धीरे धीरे तुम्हारा शरीर का कनेक्शन तुम्हारे दिमाग से छूट रहा है। फिर उसके बाल को खींच के बोली, ओ समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं हूं ना बताने के लिए। कभी सोचा है राहुल तुम्हें आके सबसे पहले बिना बात के मारता क्यों है, जबकि तुम तो यह उसकी कैद में हो ही। जिया कंफ्यूज होके सामने खड़ी लड़की को बहुत कंफ्यूज होके देख रही थी, लेकिन उसकी बात सुन के वो भी सोच में पड़ गई। बात तो उसकी सही है। सेक्रेटरी ने आगे बोला, देखो सोचो, पहले और अब में क्या अंतर है। तुम यह लगभग 3 महीने से कैद हो। राहुल रोज तुम्हें टॉर्चर करता है और फिर खूब प्यार करता है। जब वो तुम्हें टॉर्चर करता है तो तुम्हारे दिल और शरीर को ये बात पता होती है कि इसके बाद उसे राहुल का बहुत प्यार और केयर मिलेगा। धीरे धीरे तुम्हारा शरीर उसके कंट्रोल में जा रहा है। फिर अगर राहुल तुम्हें जंजीरों से आजाद भी कर देगा तो तुम उसकी लॉयल पेट बन के रह जाओगी। चाहे प्यार हो या टॉर्चर, तुम्हें उसका सब अच्छा लगेगा। जिया ने बोला, चलो मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, जो तुम कह रही हो सब सच है।
लेकिन तुम अपना बताओ, तुम्हारा मुझे ये सब बताने के पीछे क्या कारण है? मेरे ख्याल से तुम उस राक्षस को पसंद करती हो और तुम्हें ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है कि वो मुझ में इन्वॉल्व हो। तो तुम अपना ऑफर भी बता ही दो। सेक्रेटरी हंसने लगती है। मानना पड़ेगा, बहुत दिमाग है तुम्हें। हाँ, होना भी चाहिए। आखिर यूं ही नहीं तुम बिजनेस जीनियस हो। मैं तुम्हें यह से भागने में मदद करूंगी। या तो यह से भाग जाओ या फिर उसने एक चाकू जिया के पास फेंक दिया और वहां से चली गई। जिया को मालूम नहीं था कि सेक्रेटरी जाते जाते जिया के पानी में कुछ मिला दिया था। जिया ने वो पानी उठाया और पी लिया। जिया ने जैसे ही वो पानी पिया वो सेक्रेटरी वापस आ गई। ओह, तुमने वो पानी पी लिया। माफ करना, मैं बताना भूल गई थी। फिर एक शीशी दिखाते हुए बोली कि मेरे हाथ से गलती से इस पानी में ये जहर गिर गया था। माफ करना। हाँ। फिर जिया का गला पकड़ के बोली, जी तो करता है मैं तेरा के चेहरा बिगड़ दूं, लेकिन मैं किसी का शक खुद पे नहीं आने देना चाहती ना। फिर झटके से उसका मुंह छोड़ देती है। अब तुम्हारे मरने के बाद राहुल मुझ पे ध्यान देगा। वैसे तुम्हें शायद नहीं पता, तुम्हें पीटने के बाद राहुल जो दावा तुम्हें जल्दी ठीक होने के लिए लगता है ना, उसका बहुत बुरा साइड इफेक्ट भी है। वैसे भी तुम मरती और ऐसे भी तुम मरती। इसीलिए शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें आसान मौत दी। वैसे भी ये जंजीरें न खुल सकती है न कट सकती है। इसका सेंसर राहुल के फोन से जुड़ा है। उस दवा में ऐसे केमिकल है जिससे तुम्हारा दर्द और दाग जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन वो तुम्हारे ब्लड में जाके तुम्हारी लाइफ काम कर रही है। जहां ये तुम्हारे शरीर से अलग हुआ उसका अलर्ट राहुल को मिल जाएगा। इसीलिए चलो मुझे थैंक्स बोलो, मैंने तुम्हें इस पापी दुनिया से आजाद कर दिया। इधर जिया को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। उसके मुंह से ब्लड निकलने लगा था। उसने मन में सोचा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन ये दुनिया किसी का सक्सेस देख ही नहीं सकता। एक लड़की प्यार से इनकार करे तो उसे टॉर्चर करो या कैद कर दो, आखिर में उसे इतनी बेदर्दी झेलनी पड़ी और अंत इतना बुरा हुआ। क्या यही जिया का अंत था? क्या किसी को जबरदस्ती प्यार करवाना सही है? एपिसोड 2, अंत नहीं आरंभ। पाखी रायजादा। पाखी रायजादा। अब आगे। जिया ने अचानक अपनी आंखें खोली। वो इस समय बाथ टब में डूबी हुई थी। वो झट से उठ के बैठ गई। उसने अपनी नजरें घुमाई तो खुद को अनजान जगह पाया। उसे मालूम था ये राहुल के विला वाला वॉशरूम नहीं था। उसने बाथ टब के किनारे पकड़ के उठने की कोशिश की, तभी उसके हाथ में तेज दर्द हुआ। उसने देखा तो उसके कलाई पे कट लगा है और वहां से खून बह रहा है। जिया जैसे तैसे खड़ी हुई, अपने आप को बाथरोब में लपेटा और बाहर आई। वो सीधा जाके ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी हो गई। ये लड़की बहुत खूबसूरत थी। बच्चों जैसी स्किन थी। आंखों का रंग कुछ बैगनी रंग का बहुत यूनिक था। होठ एकदम लाल, छोटा गोल चेहरा था। हाइट 5:05 था। स्लिम फिगर था, भूरे साइनी बाल थे। इस लड़की का नाम पाखी रायजादा था। इसके पापा आर्मी ऑफिसर थे जो एक मिशन पे शहीद हो गए। इसकी मम्मी एक फैशन डिजाइनर है। इनकी खुद की ब्रांड है और इंडिया में बहुत फेमस है। इसकी मम्मी को पाखी के ननिहाल वालों के जोर देने पे दोबारा शहर के सबसे रिच में से शादी करनी पड़ी, जिनका पहले से ही 23 साल का एक लड़का है। 2 महीने पहले उसकी मम्मी की शादी हुई और पाखी उसकी मम्मी के साथ इस आलीशान विला में रहने आ गई। उसकी मम्मी के नए हस्बैंड उसकी मम्मी के पीछे दीवाने हो गए हैं। वो उन्हें अकेला छोड़ते ही नहीं थे, जिससे पाखी इस विला में एकदम अनजान और अकेली है। जब उसे पता चला कि उसका एक स्टेप ब्रदर है तो वो उसे बात करने पहुंची, लेकिन शायद उसका पाखी का उसके विला में आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।
पाखी जब भी उसके पास बात करने जाती वो हर बार उसे धक्का दे देता, नहीं तो गुस्से में उसे स्विमिंग पूल में फेंक देता। रात में उसके कमरे की लाइट की सप्लाई बंद कर देता और नेटवर्क जैमर लगा के बाहर से उसका रूम लॉक कर देता। उसकी मम्मी भी अपने नए घर पति और नए बेटे को अपनाने में लगी थी, जिससे उन्होंने पाखी को बिल्कुल भुला दिया था। पाखी जब भी कुछ बताने की कोशिश करती वो पाखी बाद में बात करेंगे ये बोल के पाखी की कोई बात नहीं सुनाती। और ये सब होता हुआ उसका स्टेप ब्रदर बड़े मजे से देखता और एंजॉय करता। उसका नाम रेहान सिंघानिया था और ये सिंघानिया मेंशन था। उसके स्टेप फादर अकेले संतान थे अपने माता पिता के और रेहान अपने माँ बाप का अकेला संतान है, जो बहुत क्रूर है, बेरहम और घमंडी है। उसका खुद का बिजनेस है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। इसके अलावा वो डार्क वर्ल्ड में भी एक्टिव है। ये वहाँ का बादशाह है। उसे अपने पिता की शादी से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनकी बेटी से उसे बहुत चीड़ थी। इसके फ्रेंड भी सभी गलत कामों का इल्जाम जानबूझ के पाखी पे लगा देते, जिससे रेहान उसे बहुत पनिश करता, उससे सबके सामने माफी मंगवाता, कुल मिला के उसे बहुत ह्यूमिलिएट करता था। कल भी ऐसा ही कुछ किया था रेहान ने। उसकी एक फीमेल फ्रेंड ने जानबूझ के अपने कपड़ों पे जूस गिरा दिया और इल्जाम पाखी पे लगा दिया, जबकि पाखी इस लड़की से कभी दूर थी। रेहान ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और उसकी कोई बात नहीं सुनी। उसे बालों से खींच के अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। वो बेचारी 18 साल की लड़की को बेवजह टॉर्चर सहन करना पड़ता था। वो इतनी मायूस हो चुकी थी उसने अपनी जान दे दी। तभी जिया की आत्मा इसकी बॉडी में आ गई। जिया ने लंबी सांस ली और बोली, ओ अच्छा, यानी अभी तो शुरुआत है। जिया ने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि उसे अच्छे से याद है नॉवेल में आगे पाखी ने सबका अटेंशन पाने के लिए बहुत कुछ किया, जिससे वो सबके नजरों में बुरी लड़की बन गई। रेहान की गर्लफ्रेंड ने जब खुद को किसी दूसरे लड़के को रोमांस करते हुए पकड़ गई तो इन सब में हाथ पाखी का पाया गया कि इसी ने उसको ड्रग्स दे के इस लड़के के साथ सेट कर दिया। और रेहान ने बिना जांच किए बेचारी को बहुत टॉर्चर किया। 2 साल तक उसको अपने कैद में रखा और बीमारी के कारण और अंधेरे में लंबे समय से रहने के कारण पाखी ने तड़प के जान दे दी। जिया को पाखी के ऊपर बहुत तरस आया था, इसीलिए इसे ये नॉवेल पसंद नहीं थी। बेचारी ने प्यार पाने के लिए क्या क्या नहीं किया और अंत में उसकी भी दर्दनाक मौत हुई। उसे अब रेहान से बहुत नफरत हो रही है। शुक्र है अभी पाखी ने कुछ अपनी तरफ से गलत अभी तक नहीं किया था। अब मुझे अपना भविष्य बना है और अब उसे खुद को बहुत मजबूत बनाना है, ताकि कोई उसे दोबारा ह्यूमिलिएट नहीं कर पाए। उसे याद है पाखी के स्टेप दादाजी और उसके ननिहाल वाले उसे बहुत प्यार करते हैं। उसने कुछ सोचा और घड़ी देखा तो रात के 12 बज रहे थे। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, लेकिन उसकी माँ को कोई चिंता नहीं थी। उसने रूम में देखा कुछ चिप्स के पैकेट और चॉकलेट रखी थी। उसने उसे खाया और फोन लेके कुछ करने लगी। फिर बिस्तर पे लेट के प्लानिंग करने लगी। अगली सुबह जिया उठी, लेकिन पाखी बन के अब उसने सोच लिया था जिया भले ही बहुत टैलेंटेड थी, लेकिन उसके अंदर खुद को सेव करने की काबिलियत नहीं थी। और पाखी ने अब उसी पे काम करना शुरू किया। अगले दिन वो उठी, फ्रेश होके नीचे गार्डन में चली गई। वो कुछ देर यह वहां टहली और वापस रूम में आके नहा के तैयार हो गई। नीचे उसके स्टेप दादाजी सोफे पे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। पाखी ने उन्हें गले से लगा लिया और मॉर्निंग विश किया। उसने इधर उधर की बात की और दादाजी से बोली, दादाजी मैं आज नाना जी के पास जा रही हूँ। दादाजी ने उसके सर पे हाथ रख के बोले, ठीक है बेटा, जैसा आपको ठीक लगे आप कार ले लीजिए, ड्राइवर आपको छोड़ देगा।
पाखी ने बोला, नहीं दादाजी, मैं अपनी पापा के दिए हुए बाइक से जाऊंगी, जो उन्होंने 2 साल पहले हो मुझे दे दी थी। और अब मैं 18 की हो गई हूँ। अब मैं उस बाइक से जाना चाहती हूँ। दादाजी बोले, संभाल के बेटा। पाखी ने बोला, जी दादाजी। वो भाग के अपने रूम में गई, कुछ जरूरी सामान लेके वो वहां से अपनी बाइक लेके वहां से चली गई। रमाशंकर शर्मा। वो लोग सुबह की चाय पी रहे थे और उनकी पत्नी उर्वशी शर्मा। तभी एक बाइक गेट पे आके रुकी। गार्ड ने अनजान बाइक देख के रोक दिया। तभी पाखी ने हेलमेट उतारा तो गेटकीपर ने झट से सलाम ठोका और गेट खोल दिया। पाखी गेट के अंदर अपनी बाइक पार्क की और मेंशन को बड़े ध्यान से देखने लगी। वाकई बहुत सुकून था यह। वो अपने नाना और नानी के तरफ चली गई और जाके उनके पैर छुए। उसके नाना नानी बहुत खुश हुए और बताइए गुड़िया, नए घर में सब अच्छे हैं ना? आपका मन लग तो रहा है ना? पाखी ने बोला, नानी बातें बाद में कर लेना, पहले अपनी इस गुड़िया को कुछ खिला दीजिए, भूख के मारे जान जा रही है। तभी उसकी मामी की पीछे आवाज आई, भूख की इतनी मजाल जो हमारे गुड़िया को परेशान करे। आइए तो जरा देखें, हम अभी इसे ठीक करते हैं। इतना कहते ही वो एक सैंडविच का पीस उठा के पाखी के मुंह में डाल दी। पाखी ने अपने मामी के गाल पे चूम लिया और बोली, लव यू मामी, तुस्सी ग्रेट हो। और वो सैंडविच लेके खाने लगी। तभी उसके मामी की नजर उसके कलाई पे बंधी पट्टी पे गई। जब पाखी ने कहा लिया तो उसकी मामी ने उसका दूसरा हाथ पकड़ के उसके गाल पे हाथ रख के बोली, गुड़िया क्या कोई दिक्कत है बेटा? अगर ऐसा है तो अपने मामी को बताइए, आप जानती है ना आपकी मामी आपको कितना प्यार करती है। उसकी मामी ने बोला, दोनों अभी तक सो रहे हैं। पाखी ने बोला, मैं उनके पास जा रही हूँ, बाय। इतना बोल के पाखी अपनी मामी के सवालों से बचते हुए भाग गई। पाखी के आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने झट से अपने इमोशन में काबू पाया और बोली, ओह मामी कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ। ये बताइए विवेक भाई कहाँ है और मेरी झुनझुन कहाँ है? क्या उसकी मामी कुछ जान पाएंगी? क्या पाखी की मम्मी जान पाएंगी कि उनकी बेटी कहाँ है? रेहान अब खुश होगा पाखी के जाने से? एपिसोड 3, पाखी की एंट्री मॉल में। पाखी की एंट्री मॉल में। अब आगे। पाखी के जाने के बाद मामी अपने सास ससुर के पास में बैठ गई और बहुत चिंता में दिख रही थी। नानी ने पूछा, क्या हुआ बहू, तुमने गुड़िया से ऐसा साल क्यों किया? मामी ने बोल, आपने देखा नहीं माँ, पाखी पहले से कितना मुरझा गई है। जब भी दीदी को फोन करो और उनसे पाखी के बारे में पूछो तो वो हमेशा बात टाल देती है। मामी ने बोल, आपने देखा नहीं माँ, पाखी पहले से कितना मुरझा गई है। जब भी दीदी को फोन करो और उनसे पाखी के बारे में पूछो तो वो हमेशा बात टाल देती है। मुझे नहीं लगता उन्हें मालूम भी होगा कि पाखी कहाँ है। नानी ने बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो उससे बहुत प्यार करती है। मामी ने फोन लिया और पाखी की मम्मी को फोन कर दिया। पाखी मम्मी इस समय किचन में थी। उन्होंने फोन उठाया और हाल चाल लेने लगी। बातों ही बातों में उन्होंने पूछा, पाखी कैसी है? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अपने कमरे में सो रही होगी। मामी ने पूछा, पाखी ने रात में खाया था दीदी? उसकी इस बात पे पाखी की मम्मी खामोश हो गई। फिर बोली, अरे उसके भाई के फ्रेंड आए थे, वो उन्हीं के पास गई थी, खाली होगी। अच्छा, अभी रेहान और उसके पापा नीचे आ रहे होंगे, मैं जरा समय से नाश्ता बना दूं। पापा जी को भी समय से नाश्ते के बाद दावा देना है। मामी ने बोला, दीदी आप अपने नए ससुराल में बहुत बिजी रहती है, तो क्यों ना पाखी को मेरे पास भेज दे? जिसपे पाखी की मम्मी ने बोला, हाँ सही रहेगा।
यह से जाए तो उससे गलतियां नहीं होगी, ना ही रेहान उसे कुछ बोलेगा। पता नहीं, जब से यह आई है बस कुछ न कुछ शिकायत करते रहती है। उसे एडजस्ट करना चाहिए न। मैं उसे आज ही वहां भेज दूंगी। वो वहां अपने विवेक भाई और झुनझुन के साथ खुश रहेगी। मामी ने अपने सास ससुर को निरसा से देखा और बोली, देखा आप दोनों ने इस बेचारी बच्ची पता नहीं 2 महीने से किस हो में रही होगी। दीदी ने वहां सब संभालने के चक्कर में अपने बेटी को भुला दिया है और उन्हें ये तक नहीं मालूम कि उनकी बेटी खाना खाती भी है या नहीं। मेरी गुड़िया बहुत समझदार है, फिर भी वो बोल रही है कि वो गलतियां करती है। पता नहीं कैसे अपने मम्मी की ये बेरुखी झेलती होगी मेरी गुड़िया। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि पाखी घर में है या नहीं। उन्होंने बोला मैं पाखी से बात करके उसे अपने पास रोक लूंगी। सास ससुर को भी एहसास हो रहा था कि पाखी इस शादी में पिस गई है। पाखी दौड़ते हुए एक रूम में घुस गई और जाके उस सोए हुए इंसान के ऊपर से गई। तभी एक जोर से आवाज आई, कौन है बे, किसने मेरी यानी बेगम के ऊपर हमला किया। तभी पाखी ने एक जोर का थप्पड़ इस इंसान के सर पे मारा, जिससे वो सोया हुआ इंसान झट से खड़ा हो गया, जिससे पाखी बिस्तर पे लुढ़क गई। ये थी पाखी की झुनझुन। पाखी से 1 साल बड़ी, लेकिन फिर भी कॉलेज के सेकेंड ईयर में पाखी के साथ थी। पाखी बहुत ब्रिलियंट लड़की थी। पिछले साल भी कॉलेज में टॉप किया था। पाखी ने बोला, क्या बे झुनझुन बेगम, चुपचाप उठ के तैयार हो जाओ, चलो हमें बाहर घूमने जाना है। झुनझुन ने एक्साइटेड होके बोला, क्या बोल रही है? सच में? हाय मेरी जान, तू बस रुक, मैं यूं गई और यूं आई। इतना बोल के वो वहां से भाग गई। पाखी ने में सर हिलाया और उठ के विवेक के कमरे में गई। विवेक अब तक तैयार हो गया था। पाखी ने जाके पीछे से उसे हग कर लिया। ओ गुड़िया, तुम कब आई? फिर उसका हाथ पकड़ के चूम लिया और बोला, गुड़िया कैसी हो? हा, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर बुआ को समय नहीं है तो हमारे पास आ जाओ, सब साथ में रहेंगे। पाखी ने बोला, मैंने कॉलेज होस्ट में अप्लाई कर दिया है। कंफर्मेशन मिलते ही मैं वहां शिफ्ट हो जाऊंगी। तब तक उसका मोबाइल ब्लिंक किया। नोटिफिकेशन में आया था कि उसे हॉस्टल रूम मिल गया है। चलिए भाई शॉपिंग, मुझे अपने लिए जरूरी कुछ सामान लेना है। विवेक ने बोल, हाँ जरूर, तुम दोनों तैयार हो जाओ, मैं अपने दोस्तों को भी बुला लेता हूँ, मजा आएगा। पाखी ने बोला, ओके, और वो वहां से चली गई। फीनिक्स मॉल के सामने 3 लग्जरी कार आके रुकी। उसमें से 3 लड़कियां और 3 लड़के निकले। पहले विवेक निकल, बहुत स्मार्ट लग रहा था बंदा। ये जनाब 21 साल के है और पाखी के कॉलेज में सीनियर है। दूसरी तरफ का डोर खुला और पाखी निकली। उसने क्रॉप टॉप और टाइट फिटिंग ड्रेस पहनी थी और उसने ब्लैक गॉगल लगा रखा था, जिससे किसी को उसके आंखों का रंग नहीं दिख रहा था। और उसके साथ निकली झुनझुन, जिसका दूसरे कार से विवेक के मामा का बेटा मयूर है और तीसरे कार से मयूर और विवेक का खास दोस्त। एक्चुअली नाम नैना। निकाला, लंबी पर्सनैलिटी, मस्कुलर बॉडी, बेहद स्मार्ट, गेहुआ रंग, काली आंखें, ब्लैक सिल्की बाल। एक बिजनेसमैन और कॉलेज स्टूडेंट और टैलेंटेड बॉय। उसके साथ उसकी जीतेश थी, जो नैना और पाखी की दोस्त थी। बहन शिखा। ये सभी सालों से एक दूसरे को जानते हैं। शिखा विवेक को पसंद करती थी और नैना जीतेश को सालों से पसंद करती थी, लेकिन वो जानती थी जीतेश उसे नहीं बल्कि पाखी को चाहता था। जो बात पाखी को पता नहीं था। पाखी का गोल शुरू से कुछ और ही था, उसे इन सब चीजों में दिमाग नहीं लगता था।
सभी साथ में आगे जाने लगे। तभी पाखी ने अपना जेब देखा तो विवेक से बोली, भाई शायद मेरा फोन अंदर रह गया, जरा चाबी दो, मैं अभी आई। विवेक ने चाबी दी और बाकी सभी के साथ आगे जाने लगा। पाखी ने फोन लिया और मेल चेक करने लगी और फोन चलते हुए वो आगे बढ़े लगी। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन सामने से रेहान अपने दोस्तों के साथ मॉल के अंदर जा रहा था। उन सभी नजर पाखी पे पड़ी। उन सभी ने देखा कि उसका ध्यान उनकी तरफ नहीं है। फिर उन सभी ने साइड से जाने के बजाय सीधा चलते रहे। वो उनसे भिड़ती उससे पहले किसी ने पाखी को अपनी तरफ खींच लिया। अचानक हुए इस हमले से पाखी संभल नहीं पाई और उस शख्स के सीने में छुप गई, जिससे रेहान की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो कुछ बोलता उससे पहले पाखी ने अपना सर उठा के देखा तो ये जीतेश था। उसने बोला, धाय कहाँ रहता तुम्हारा? सामने से कुछ लोग आ रहे थे। आप अगर नहीं देखती तो वो अपना रास्ता नहीं बदलते और अपना सारा दोष आपके सर डाल देते। जीतेश की बात सुन के रेहान और उसके दोस्तों का खून खौल गया। रेहान की गर्लफ्रेंड बोली, हम भला किसी के लिए अपना रास्ता क्यों बदले? ये रास्ता है तो आंखें रास्ते पे होनी चाहिए, न कि फोन में बॉयफ्रेंड से चैटिंग करनी चाहिए। रेहान ने नीचे झुक के पाखी का फोन उठाया और स्क्रीन पे देखा तो उसने सवालिया नजरों से पाखी को देखा और बोला, ये आप क्यों देख रही है? पाखी ने अपना फोन लिया और जीतेश का हाथ पकड़ के आगे बढ़ गई। उसने उन सभी को इग्नोर किया। रेहान की गर्लफ्रेंड पारुल पाखी को आज ह्यूमिलिएट नहीं कर पाई तो उसे बहुत गुस्सा आया। जीतेश का बैकग्राउंड भी सिंघानिया से किसी मामले में कमजोर नहीं था। रेहान भी इन दोनों के पीछे अंदर चला गया। उसके पीछे उसके दोस्त भी चले गए। रेहान की बाकी दोस्त उसे बहुत समझते उसे, लेकिन रेहान किसी की नहीं सुनता। उसके दोस्तों को पाखी के लिए बहुत बुरा लगता था। आज उन सभी को बहुत अजीब लगा कि आज पाखी रेहान की तरफ एक बार भी नहीं देखी और न ही उसे उन सभी के होने से कोई फर्क पड़ा। पाखी को जीतेश का हाथ पकड़ के जाते देख रेहान को बहुत गुस्सा आ रहा था। थोड़ी दूरी पे विवेक और बाकी सभी खड़े थे। पाखी ने पाना हाथ छुड़ा लिया और आगे बढ़ गई। जीतेश को उसका हाथ छुड़ाना अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसे पता था कि पाखी बिल्कुल नादान है। फिर भी वो उसके हाथों की कोमलता अपने हथेली पे महसूस कर सकता था। एपिसोड 4, इन आँखों में डर होना चाहिए। इन आँखों में डर होना चाहिए। अब आगे विवेक और बाकी सभी का ध्यान भी रेहान और उसके दोस्तों पे गया, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ गए। विवेक ने पाखी को बोला, क्या उसने फिर से कुछ किया है? पाखी ने बोला, नहीं भाई चलिए। नैना, शिखा और पाखी लेडीज सेक्शन में चली गई। कहाँ से? पाखी ने अपने जरूरत का सामान लिया और बाकी नैना और शिखा ने भी कुछ सामान लिया। फिर सभी काउंटर पे काम करके तीनों बॉयज सेक्शन में चले गए। शिखा विवेक की हेल्पन कर रही थी, नैना मयूर की और पाखी जीतेश के साथ थी। उनके पीछे इस समय रेहान और उसके बाकी दोस्त थे। उन्हें देख के जीतेश ने पाखी को अपने पास खींच लिया। जीतेश ने अपने लिए कुछ कपड़े लिए और उसे लेके उस सेक्शन से बाहर आ गया। वो दोनों रेलिंग से नीचे मॉल में आते जाते लोगों को देख रहे हैं। अब बताओ बात क्या है? नॉवेल के हिसाब से जीतेश का बैकग्राउंड बहुत मिस्टीरियस था और उसके घर वाले भी बहुत अच्छे थे। वो पाखी से बहुत प्यार करता था। पाखी ने रेहान के कहने पे उससे बात करना बंद कर दिया। फिर अचानक एक दिन पाखी के गायब हो जाने से जीतेश ने पाखी को हर जगह खोजा, लेकिन जब तक वो पाखी तक पहुंचता पाखी मर चुकी थी। उसी समय वहां रेहान आया था और उसने बेसुध पड़े जीतेश को गोलियों से मार दिया। पाखी यही सब सोच रही थी।
जीतेश ने हिला के उसे होश में लाया। तभी पाखी ने शादी के बाद जो कुछ भी हुआ वो सब बता दिया। इसीलिए उसने हॉस्टल में अप्लाई किया था, लेकिन लेट होने से उसे कोई रूम खाली नहीं मिला। इसीलिए मैंने रेंट पे छोटा सा फ्लैट लिया है और पार्ट टाइम जॉब करके खुद को मजबूत बनाना चाहती हूँ, ताकि आगे कोई मुझे बुली न कर पाए। जीतेश ने उसके हाथ पे अपना हाथ रखा और बोला, मैं तुम्हारे साथ ही। उसकी इस बात पे पाखी के चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान आ गई। तभी पीछे से आवाज आई, अगर को से बातें करना हो गया हो तो इधर आओ, मुझे कुछ बात करनी है। पाखी को समझ आ रहा था कि कौन है और किसे बुला रहा है, लेकिन पाखी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो उसे इग्नोर करके जीतेश को अपना फोन दे के बोली, आप देखो जरा, इन सभी जगहों को मैंने सर्च किया है, क्या आप मेरी हेल्प करोगे यह की सिक्योरिटी और बाकी सब चेक करने में। जीतेश ने फोन लिया और सभी जगह को बारीकी से देखा और बोला, मैंने अपने माइंड में सब नोट कर लिया है। मैंने कुछ घंटों में बताया हूँ और फाइनल भी कर दूंगा, फिर तुम चल के शिफ्ट हो जाना। पाखी ने मुस्कुरा के बोला, थैंक यू। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ के खुद की ओर खींचा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। जीतेश ने पाखी एक हाथ पकड़ के बोला, मिस्टर रेहान, आप शायद देख रहे हैं कि पाखी आपके साथ नहीं जाना चाहती है। रेहान ने पाखी का हाथ और काश के पकड़ लिया और बोला, उससे मेरा एक रिश्ता है, लेकिन तुम पाखी के कुछ नहीं लगते, इसीलिए बेहतर है उसका हाथ छोड़ो। पाखी ने जीतेश को आंखों से कुछ इशारा किया और जीतेश ने उसका हाथ छोड़ दिया। रेहान ने पाखी को एक खाली शॉप में ले गया। उसका जबड़ा काश के पकड़ लिया और दांत पिसते हुए बोला, तुम्हारी ये हिम्मत, तुम मुझे इग्नोर करोगी? मैं रेहान सिंघानिया हूँ, समझी? उसके पागलों वाली बात सुन के पाखी ने रेहान को गौर से देखा। दिखने में बेहद स्मार्ट था रेहान, गोरा रंग, काली आंखें, लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी, लेकिन दिल और दिमाग में पैसे का गुरूर और जुबान बेहद बदतमीज। कल तक मेरे आगे पीछे घूमती थी और जब मैं हाथ नहीं आया तो किसी दूसरे लड़के को फंसा लिया। पाखी ने उसका हाथ झटक के अपना चेहरा छुड़ाया और उसे अपने से दूर धकेल दिया। रेहान ने सोचा नहीं था कि पाखी इसके साथ ऐसा करेगी, लेकिन आज पाखी के आंखों में अपने लिए नफरत देख रहा था। पाखी ने बोला, तुम कल भी गलत थे, आज भी गलत हो। मैं तुम्हारे पास आती थी क्योंकि तुम मेरे स्टेप ब्रदर हो, लेकिन तुमने अपने आस-पास घूमने वाली लड़कियों के जैसे मुझे भी समझा। तुम तो मुझे ह्यूमिलिएट करते ही थे, लेकिन तुम्हारे दोस्त मुझे बुली करते थे और तुम मामले को समझने के बजाय मुझे ही टॉर्चर करते थे। मुझसे अगर इतनी ही दुश्मनी है तो बेहतर है तुम मुझसे और मैं तुमसे दूर रहूं। इतना बोल के पाखी वहां से जाने लगी, लेकिन एक बार फिर रेहान ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, कहाँ चली, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, और खींच के उसे पीछे से जकड़ लिया और बोला, उन लड़कों से दूर रहो और घर चलो, वहां तुम्हारी मॉम वेट कर रही है। पाखी ने बोला, वो मेरी मॉम थी, अब वो तुम्हारी मॉम है। और कौन सा घर? वो मेरा घर नहीं, मेरी मॉम के हस्बैंड का घर है। और तुम्हें बता दूं, मैं एडल्ट हूँ, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी करने के लिए फ्री हूँ। छोड़ो मुझे, अब तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल गए और मैं सिंघानिया मेंशन नहीं जाऊंगी। मैं अपने नानी और नाना के पास जाऊंगी। इतना बोल के उसने एक कोहनी रेहान के पेट में मार दिया, जिससे रेहान की पकड़ ढीली हो गई, जिससे पाखी उसके पकड़ से छूट गई। पाखी के वह से जाने के बाद रेहान ने गुस्से में बोला, नहीं पाखी नहीं, मुझे तुम्हारे आंखों में वही डर देखना है, तुम्हारे इन आंखों में डर होना चाहिए। तभी उसके सामने पारुल आ गई और उसका हाथ पकड़ के बोली, रेहान यह अकेले क्या कर रहे हो? एपिसोड 5, बिजनेस माइंडेड पाखी। अब आगे।
पाखी के बाहर आते ही विवेक और बाकी सब उसके पास भाग के पहुंचे और उसे अच्छे से देखने लगे, क्योंकि वो रेहान को अच्छे से जानते थे कि कॉलेज में रेहान अक्सर पाखी को कैसे बुली करता था। तभी सभी की नज़र पाखी के गाल और काली पे पड़ी, जिन पे उंगलियों के लाल निशान थे। शिखा ने अपने बैग से ट्यूब निकल के उसके हाथों पे अप्लाई किया। वो सभी सीधा मॉल के सामने बने रेस्टोरेंट में खाने गए। सभी ने अपना ऑर्डर दिया, लेकिन पाखी का ध्यान उसके पीछे था। उसके ठीक पीछे 4 लोग बैठे किसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे, शायद कोई डील फाइनल हो रही थी। तभी उसे याद आया, ये ज्वेलरी के बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका नाम विपुल सेठ है, और जिससे उनकी डील होने वाली है वो इस फ्रॉड डील में इनको फंसा दिया था, जिससे इनका बिजनेस बर्बाद हो गया था। कुछ समय बाद इनकी पूरी फैमिली लेनदारों से परेशान होकर सुसाइड कर लेते हैं। ये सब सोच के वो उठी और उन लोगों की तरफ जाने लगी। सभी ने पूछा, कहाँ जा रही हो? पाखी ने बोला, बस अभी आई। इतना बोल के वो उनके टेबल के पास गई और मिस्टर सेठ को पेपर साइन करने से रोक दिया। सभी गुस्से से पाखी को देखने लगे। एमआर सेठ बोले, लगता है कोई मैनर नहीं है तुम में, हम यह काम की बात कर रहे हैं। पाखी बोली, अंकल मैं ज्यादा नहीं, बस 2 मिनट लूंगी। फिर वो एमआर सेठ के असिस्टेंट की तरफ देख के बोली, क्या आप अभी इन्होंने जो ज्वेलरी दिखाई है जरा नेट पे सर्च करेंगे कि ये ऑनलाइन अवेलेबल है या नहीं? ये बात सुन के वो डीलर पाखी पे चिल्लाने लगा, ए लड़की जाओ यह से, तुम यह मुझे फ्रॉड क्यों साबित कर रही हो? जाओ वरना पुलिस को बुलाऊंगा। पाखी ने बोला, हाँ जरूर, आप क्यों कष्ट करेंगे, मैं खुद ही पुलिस को कॉल कर दूंगी। पाखी का कॉन्फिडेंस देख के मिस्टर सेठ ने अपने असिस्टेंट को अपने आंखों से इशारा किया। उनके असिस्टेंट ने जल्दी से काम शुरू कर दिया। उनके सामने रिजल्ट था। वो स्केच फेमस डिजाइनर पोलो का था। अगर मिस्टर सेठ ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया होता तो पोलो के डायरेक्टर मिस्टर सेठ के ऊपर फ्रॉड का केस कर देते, जिससे उनका बिजनेस डूब जाता और वो रोड पे आ जाते। एमआर सेठ ने अपनी आदमियों को फोन किया और उस डीलर को उनके हवाले कर दिया। पाखी का काम हो गया था, इसीलिए वो वहां से उठी और जाने लगी। तभी मिस्टर सेठ ने उसे रोक लिया और पूछे, बेटा तुम्हें कैसे पता कि ये डीलर फ्रॉड है? पाखी ने बोला, वो अंकल मैं इधर से हो जा रही थी, तभी मेरी नज़र उन डिज़ाइन पे पड़ी और मुझे लगा जैसे ये डिज़ाइन कुछ देखी हुई सी है। बस फिर क्या था, अपना शक दूर करने के लिए मैंने सर्च किया, नतीजा मेरे सामने था और बस आपकी हेल्प करने आ गई। इसके पीछे मेरा कोई हिडन मोटिव नहीं था। अच्छा मैं चलती हूँ, मेरे फ्रेंड मेरा इंतजार कर रहे हैं। इतना बोल के पाखी वहां से चले गए। पाखी जाके वापस बैठ गई। विवेक ने पूछ, गुड़िया तुम इनको जनती हो क्या? पाखी ने बोला, नहीं तो भाई, वो मुझे जॉब की जरूरत है ना, तो इधर उधर जानकारी इकट्ठा कर रही हूँ। विवेक ने बोला, तुम मेरे बिजनेस में क्यों नहीं शामिल हो जाती? जीतेश ने बोला, वैसे तुम चाहो तो मेरा ऑफिस भी कोई कर सकती हो और तुम्हारा टैलेंट हम सभी को पता है। पाखी ने बोला, ओके, लेकिन पहले इंटरव्यू देंगे, इसके बाद मैं वर्क फ्रॉम होम करूंगी। अगर मंजूर हो तो बोलो, नहीं तो रहने दो। दोनों ने साथ में बोला, मंजूर है। इस बीच उनके टेबल पे खाना आ भी गया और सभी फुल एंजॉय करके खाना खाने लगे। तभी वहां रेहान अपने दोस्तों के साथ वहां आ गया। झुनझुन यानी कि नैना ने बोला, लो एक बार फिर आ गई चांडालों की सेना। विवेक ने बोला, ये क्या बोल रही है तू झुनझुन? तभी नैना ने चीड़ के बोला, पहली बात कि हमें आप ये झुनझुन न बोला करे। तभी पाखी ने बोला, एकदम सही बोल रही है मेरी झुनझुन।
अब भला अच्छा लगता है आप झुनझुन को झुनझुन बोले। मैं सही बोल रही हूं न झुनझुन? ये बोल के वो एकदम भोला चेहरा बना लेती है। तभी नैना ने बोला हाँ सही बोल रही है तू। ये सुन के सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। और तभी जीतेश और पाखी ने एक दूसरे को हाई फाई किया। तभी नैना को कुछ समझ आया और पाखी को मारने दौड़ती है। फिर क्या था, वो दोनों इस टेबल के चारों ओर चक्कर लगाने लगते हैं। बाकी सब उन्हें चीयर कर रहे थे। तभी पाखी का पैर टेबल से लगता है और वो सीधा जीतेश के लैप पे लैंड करती है। ये देख सभी शॉक हो जाते हैं और पाखी और तेजस एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर पाखी धीरे से उसके गोद से उठती है और अपने चेयर पे जाके बैठ जाती है। इस इंसिडेंट से पाखी तो नॉर्मल थी, लेकिन जीतेश की हार्ट बीट फास्ट दौड़ रही थी और उसके कान लाल हो गए थे। फिर पाखी ने विवेक और जीतेश की कंपनी से इंटरव्यू लेटर की बात करती है। ये सब चीज रेहान और बाकी के लोग बड़े गौर से देख रहे होते हैं। पारुल ने बोला, रेहान लगता है तुम्हारे स्टेप सिस्टर की बॉन्डिंग लड़कों के साथ बहुत अच्छी है। और देखो ना, लगता है जीतेश उसे बहुत पसंद करता है। पारुल की बात सुन के रेहान की मुट्ठियां गुस्से से बंध जाती है। उसे पाखी का ऐसे लड़कों से मिलना जरा भी रास नहीं आता है। तभी पाखी का फोन बजता है। वो अपना फोन लेके साइड में चली जाती है। फोन उठा के बोली, काम हुआ? यस मैम, ओके, मैंने जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं सभी हो जाने चाहिए। जरूरत हो तो कॉल करना, बोल के फोन रख देती है। फिर वो झुनझुन को फोन करके बोलती है, आप सब आइए चलते हैं। सभी के आने के बाद सभी पार्किंग में अपने अपने कार ने बैठ के वहां से निकल जाते हैं। पाखी ने अपना मेल चेक किया, वहां किसी का में आया था, जिसे देख के उसकी आंखें चमक उठी। फिर वो अपना सर घुमा के विवेक को देख के बोली, भाई मैं सेकेंड ईयर का एग्जाम अभी देके थर्ड ईयर में जाना चाहती हूँ। विवेक को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, वो पाखी की काबिलियत जानता था। क्या सच में तुम ऐसा चाहती हो? पाखी ने बोला, जी भाई, मुझे सब आता है और ऐसे मेरा टाइम वेस्ट होगा। अगर तुम चाहो तो थर्ड ईयर का एग्जाम भी दे सकती हो पूरे 15 दिन में। मैं तुम्हारे लिए स्पेशल लेटर ले लेता हूँ एजुकेशन मिनिस्ट्री से, लेकिन अगर तुम सक्सेस नहीं हुई तो तुम जानती हो ना। पाखी ने बोला, यस मैं सब जानती हूँ। पाखी बहुत टैलेंटेड थी और उसे बहुत मजबूत बना था और कॉलेज में अपना समय बर्बाद नहीं करना था। उसे अपनी डिग्री लेके अपने गोल पे फोकस करना था। पाखी अपने रूम में जाके अपने लैपटॉप पे काम करने लगती है। लगातार 3-4 घंटे काम करने पे उसके अकाउंट में कम से कम 80 करोड़ आ चुके थे। उसने गवर्नमेंट के लिए लगभग 5 साल से पड़े सभी केस को सॉल्व कर दिया था, जिसका पेमेंट इसे मिला था। उसकी आईडी कोई हैक नहीं कर सकता था। फिर उसने कुछ पैसे एक अकाउंट में ट्रांसफर किया और नीचे आ गई। उसकी मामी बोली, आ गई गुड़िया, आओ बैठो, देखो तो मैंने तुम्हारी कश्मीरी दम आलू बनाया है, खा के देखो कैसे है। पाखी ने एक चम्मच खाया और बोली, वाव मामी, आपके हाथों में तो जादू है, आई लव इट। तभी वहां विवेक और नैना भागते हुए आए और पाखी के हाथ से कटोरी लेके बोले, क्या है गुड़िया? फिर एक चम्मच खुद खा के एक चम्मच नैना को खिलाया। वाह, फाइनली आज बन ही गया। ये मम्मी तो बड़ी पार्सियलिटी करती है। हम इतने दिनों से बोल रहे थे कि दम आलू बना दो, लेकिन नहीं, और देखो आज अपनी भांजी के लिए झट से बना दिया। तभी पाखी ने बोला, हो भाई, आप मुझसे जलते हो, आप अपनी गुड़िया से जलते हो। विवेक कन्फ्यूज हो गया और बोला, ओ बोलकानों की अम्मा, क्या बोल रही है? तू तो मेरी छोटी बहन है, भला मैं क्यों जलूं तुझसे? पागल,
थैंक्स, हाँ तेरी वजह से आज ये खाने को मिला। तभी वहां मामा जी ऑफिस से आ जाते हैं। पाखी जाके उनसे मिलती है। मामा जी आप आ गए, सुबह आप चले गए थे, मुझसे मिले भी नहीं। प्रकाश जी बोले बेटा सॉरी, वो क्लाइंट आके ऑफिस में बैठा था और वो हाथ से निकल जाता, इसीलिए जल्दी जाना पड़ा। पाखी ने मुस्कुरा के बोला मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। अच्छा आप जाइए, जल्दी फ्रेश हो जाइए, हम सब साथ में खाना कहते हैं। मामा जी उसके गाल को प्यार से छू के चले गए। इधर रेहान गुस्से से अपने कमरे का सारा सामान तोड़ फोड़ रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात न मानने की? कल तक मेरे आगे पीछे घूम रही थी और आज एकदम तुम्हारे आंखों में इतनी नफरत। नहीं 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 भी ही तुम नफरत करो, लेकिन मेरी बात न मान के बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। पाखी आखिर क्या प्लान कर रही है? रेहान आखिर चाहता क्या है? उसकी मम्मी इतनी बदल कैसे गई?